हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी सेट नंबर 24। ये सिर्फ एक और सेट नहीं है, ये आपके सिलेक्शन जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ हर सवाल आपको एग्ज़ाम के एकदम करीब ले जाएगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझते भी हैं। याद रखिए, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में वही सफल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो आज का लक्ष्य सिंपल है, हर सवाल को समझना, हर ऑप्शन को एनालाइज करना और खुद को एग्जाम लेवल तक पुश करना। ध्यान से पढ़िए, सोचिए और अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लक्ष्य से नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही अप्रोच से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेट नंबर 24। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक से अधिक कथन सत्य है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था, ये कथन गलत है। याद रखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये कथन गलत है। बात करें बी विकल्प का, दे रखा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में आयोजित हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी विकल्प में है इस सम्मेलन में केवल 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये भी कथन गलत है। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी याद रखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, जबकि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, ठीक 5 साल बाद, इसीलिए रियो +5 इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, ये क्रम से याद रखिए। ठीक है, और 1905 वाला जो सम्मेलन हुआ था ना, इसे रियो +5 भी कहते हैं, क्योंकि 1992 के ठीक 5 साल के बाद ये सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब देख सकते हैं, ये कटिंग है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो सम्मेलन हुआ इसमें कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ तथ्य था जो याद रखनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, लाल एवं पीली मृदा काली मृदा से अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर केवल गेहूं उगाया जा सकता है। लाल एवं पीली मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि उगाए जा सकते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है लाल एवं पीली मृदा काली मृदा से अधिक उपजाऊ होती है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कि काली मिट्टी सामान्यतः लाल पीली मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बी विकल्प को देखिए, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर केवल गेहूँ उगाया जा सकता है, तो ये भी कथन गलत है। केवल गेहूँ ही नहीं, कई अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था करके, तो ये कथन भी गलत है। बात करें सी विकल्प का, दे रखा है लाल एवं पीली मृदा में सिंचाई की व्यवस्था करके चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि उगाए जा सकते हैं, ये कथन सही है। तो सी विकल्प ही हो जाएगा। सी विकल्प पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो सी विकल्प सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में, कि ये मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण लाल दिखाई देती है, और जब इसमें जल मिलता है ना, जब जल घुल जाता है, जब जल योजन के रूप में आप देखेंगे, ये मिट्टी जो होती है वो पीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो ये भी याद रखिएगा कि पीला दिखाई के पीछे कारण क्या होता है, पानी का मिलना या जल योजन के कारण। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इस मिट्टी की उर्वरता काली मिट्टी से कम होती है, लेकिन सिंचाई और उर्वरक देकर कई फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है,
विश्व के कुल जल का 75% मीठा जल है। विश्व के कुल जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्र जिनमें जिससे कि बर्फ और हिमनद के रूप में है। विश्व का सारा मीठा जल नदियों में पाया जाता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है कि विश्व के कुल जल का 75% मीठा जल है। ये कथन बिल्कुल गलत है, सभी को पता होगा, है ना। मीठा जल 75% नहीं, केवल देखेंगे तो मान के चल सकते हैं लगभग 3% ही है मीठा जल, ठीक है। तो ये कथन गलत है। बी विकल्प को देखिए, लिखा है विश्व के कुल जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जिससे कि बर्फ और हिमनद के रूप में है, ठीक है। तो ये भी कथन आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कथन आप सही मान सकते हैं, ठीक है। ये कथन आप सही मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूछा है कि विश्व के कुल जल का जितना भी जल है उसका लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों से कि बर्फ और हिमनद के रूप में है। तो ये कथन सही है, क्योंकि पूछा है कुल जल का, मीठे जल वगैरह को कोई खारा पानी का से कुछ नहीं पूछा है। कुल जल का पूछा है तो 75% जो है ना ये पानी आप देखेंगे तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या पर्वतीय क्षेत्रों में के रूप में मौजूद है। तो ये कथन सही है। बात करें यहाँ पे सी विकल्प के बारे में। दे रखा है विश्व का सारा मीठा जल नदियों में पाया जाता है। ये तो कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। मीठा जल नदियों में बहुत कम होता है, अधिकांश हिमनद और भूजल के रूप में पाया जाता है। तो ये कथन गलत है, ठीक है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो बी विकल्प सत्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया है कि आप जानते हैं में विश्व के कुल मृदु जल का अर्थात मीठे जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ के जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा कहानी है कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में मौजूद है और लगभग 25% जो है ना ये भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा या कह लीजिए कि ऑप्शन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है विश्व के कुल जल का। कुल जल का मतलब खारे पानी का साथ भी और सॉफ्ट पानी दोनों मिला करके, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विश्व के कुल मृदु जल का, अर्थात हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होगा कि विश्व के कुल मृदु जल का, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए था, मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के रूप में है, ठीक है। तो कुल जल यहाँ पे नहीं होगा, कुल मृदु जल होगा। मृदु जल का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें खनिज लवण विशेषकर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में घुले होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुल जल ना लेकर के हम लोग क्या कहेंगे, मृदु जल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प में थोड़ा सुधारना होगा बी विकल्प को, ठीक है। तो ये हम PDF में सुधार कर आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के रूप में मौजूद है, ठीक है। तब ये विकल्प सही होगा, ठीक है। और भी विकल्प इसीलिए हम यहाँ पे सही मान के चल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदी है। गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में प्रथम स्थान पर है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में क्रमशः 8वें एवं 10वें स्थान पर है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये कथन गलत है। सभी को पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को मानी जाती है, ठीक है। और कुछ स्रोतों में अमेजन भी मानते हैं, लेकिन अमेजन नहीं मानना है। अमेजन तो आपको वो कह सकते हैं विश्व की ये सबसे बड़ी नदी है जल क्षेत्र के, अगर जल ग्रहण आयतन के बारे में बात किया जाए तो। लेकिन लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी है, ठीक है। बी विकल्प देखिए लिखा है गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर ये नहीं है, ये कथन गलत है, ठीक है। ये 10वें स्थान पर है, 10 बड़ी नदियों में प्रथम स्थान पर नहीं है। सी विकल्प देखिए लिखा है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में क्रमशः 8वें और एवं 10वें स्थान पर है। तो ये कथन सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी विकल्प सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र 10 बड़ी नदियों में 8वें स्थान पर है, जो कि जबकि गंगा 10वें स्थान पर है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं।
ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां स्थान और ये 10वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, अर्थात कह लीजिए कि ब्रह्मपुत्र जो है ना ये 8वें स्थान पर है, जबकि गंगा ये 10वें स्थान पर है 10 बड़ी नदियों में से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब जो क्या आप जानते हैं जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये सभी SCERT के बुक में दिया हुआ है, क्लास 10 के ज्योग्राफी बुक में। ठीक, चलिए वहीं से ये सभी प्रश्न को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? विकल्प में है ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जल विद्युत, विकल्प नंबर बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि आप जानते हैं हमें दिया हुआ है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये जल विद्युत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। सवाल है वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या फिर से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है नीला ग्रह, सबसे आसान सवाल था। ठीक है ना, याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो जल की अधिकता के कारण यह नीली दिखाई देती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? बताना है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। विकल्प में देखिए 9.5%, 95.5%, 96%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 96% आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जो कि SCERT के बुक में जो दे रखा है ना एग्जैक्ट डेटा, वो दे रखा है 96.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। उनमें से मात्र 2.5% ही अलवणीय है या कह लीजिए कि सॉफ्ट जल है, मृदु जल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप चाहें तो ई विकल्प भी लगा सकते हैं। अगर एग्जैक्ट ही आसपास लगभग पूछा जाए तो आप 96% आप कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट है 96.5%। ठीक है, ये भी SCERT की बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? विकल्प में है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पंडित नेहरू। याद रखिएगा नेहरू जी ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, से विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताना है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। विकल्प में है 55%, 60%, 65%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है से विकल्प 65%। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो SCERT की बुक में दिया हुआ है, इसीलिए हमने उठाया था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? विकल्प में है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल सा है, बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, मात्रा बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी आर्सेनिक। याद रखिएगा बिहार में अति जल दोहन के कारण भूजल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बहुत बढ़ गया है। ये समस्या विशेष रूप से गंगा के मैदानी इलाकों में गंभीर रूप से देखने को मिलता है,
जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बताना है कि वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है। विकल्प में है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में स्थित है। ये याद रखिएगा, पहला फैक्ट। ठीक है, 25.11% वन क्षेत्र जो है ना, कुल वन का देखेंगे, जो वन क्षेत्र का पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में स्थित है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, देश में वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, आप ऐसे क्रम से याद रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, जबकि चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो उड़ीसा है और 5वें नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, आप देखेंगे, ये भी याद रख सकते हैं कि कुल वन का, भारत में जितना भी वन पाया जाता है उसमें से मध्य प्रदेश में कितना वन है, तो उसमें आप देखेंगे तो कुल वन में से 11.22, ठीक है, इतना परसेंट वन मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कुल वन का, भारत में जितने भी वन होते हैं, जितने भी वन हैं, उसमें से 11.22% मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पर जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 10.01% पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये दो डेटा कम से कम याद रखिए। ठीक है, कुल वन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था, वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का, जबकि पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पे कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का 11.22% पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है, वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। ये कथन सही है। वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। एक भी कथन सही है। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन से आगे है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कथन यहाँ पे गलत है। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन से आगे नहीं है, चीन दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो सी विकल्प यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, सही सवाल लिया गया है। अब वो वाला कटिंग मेरे पास, रुकिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लेकर के आते हैं इसको यहाँ पे। चलिए, ये है आपका, क्या आप जानते हैं से दिया गया। देखिए ध्यान से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला देखिए, देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है ना। आदिवासी जिलों में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का अब देखेंगे तो 60% पाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा है। सोचिए कि इस 100% में 60% वन कहाँ देखने को मिलता है, तो 188 आदिवासी जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं देखिए, देश में वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि अब देखेंगे दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है उड़ीसा और 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र। यहाँ पे कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट देखने को मिलता है, तो ये भी आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पे मध्य प्रदेश में 11.22% है, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 10.01% है, छत्तीसगढ़ में 8.25% है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है जहाँ पे 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, जहाँ की देश का कुल वन क्षेत्र का 7.01% वन क्षेत्र मौजूद है।
ठीक है, तो ये सब डेटा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देखिए, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, तो चीन से आगे भारत नहीं है। ठीक है, तो ये सी विकल्प यहाँ पे असत्य है, बाकी ए और बी सत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सही होगा, तिब्बत का पठार। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। जबकि पामीर का पठार के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जल, वायु आदि द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना या हट जाना क्या कहलाता है? जल, वायु आदि द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना या हट जाना क्या कहलाता है? विकल्प में है मृदा निर्माण, मृदा अपर्दन, मरुस्थलीकरण, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है मृदा अपर्दन। जल, वायु आदि द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना या हट जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, रोहतास में चूना पत्थर देखने को मिलता है, मुंगेर में पाइराइट, जमुई में स्वर्ण, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है रोहतास चूना पत्थर, ये कथन सही है। रोहतास में चूना पत्थर देखने को मिलता है, ये कथन सही है। मुंगेर में पाइराइट मिलता है, ये भी सही है। इस बात जमुई में स्वर्ण मिलता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीनों विकल्प सत्य है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है, भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1987 में हुई। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। यह वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रखा है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1987 में हुई, ये कथन गलत है। बहुत लोगों का आंसर सही आया होगा, लेकिन यहीं पे ट्रैपिंग क्वेश्चन है, ट्रैप वाला है, ये फंसने वाली क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1987 में हुई थी, ये कथन गलत है। याद रखिएगा, पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट है ना, पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1987 में नहीं हुई थी, 1981 में हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना। ठीक है, 87 नहीं 81, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कथन गलत है। बी विकल्प दे रखा है कि ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो ये कथन सही है, ध्यान रखिएगा। सी विकल्प में है कि ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, बिल्कुल जारी करता है, 1987 से जारी करता आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो बी और सी कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी विकल्प, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी याद होगा कि वह वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, 1987 से लगातार हर 2 वर्ष पर ये जारी किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, पहला दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विकल्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, ऐसी गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में उष्मा या हीट को रोक करके तापमान बढ़ाने में मदद करती हैं, उन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं आप। ये भी याद रखिए ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन शामिल है, तो याद रखिएगा CO2, ठीक है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और वाटर वेपर जल वाष्प। ठीक है, और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो ये 5 का नाम याद रखिएगा, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है?
विकल्प में है 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी 12 अगस्त। याद रखिएगा, विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाई जाती है, ठीक है। और 2025 में जो मनाई गई है हाथी दिवस, इसका थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बताना है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। माले, हनोई, बैंकॉक या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बैंकॉक, विकल्प नंबर सी सही होगा, ठीक है। बात करें बाकी विकल्प के बारे में, माले ये मालदीव की राजधानी है, ठीक है, जबकि हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। चलिए एक सवाल और। सवाल है, भारत के कुल वन आच्छादित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में पाई जाती है? विकल्प में है 25.14%, 18%, 11.22%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 11.22%। याद रखिएगा, भारत के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग 11.22% वन जो है ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस तरह का सवाल ऑलरेडी हमने ऊपर में कर रखा था, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कितना सही हुआ ये जरूर बताइएगा। 20 में कितना अटेम्प्ट किए, कितना सही हुआ ये जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बदले कम से कम एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और एक स्टूडेंट का कमेंट था सेट नंबर 22 में कि सर क्वेश्चन नंबर का आपने आंसर गलत दिया है। वो बात सही है, वहाँ पे हमने आंसर गलत दिया है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही किया हुआ है। बट वहाँ पे आंसर हमने गलत चूज किया हुआ है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन सही किया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर वहाँ पे कुछ होना चाहिए था और हमने डी को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 था, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, उसके लिए धन्यवाद ये मेरी गलती पकड़ने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।